22 फरवरी 2020 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 कैटेगरी नंबर 91 के तहत इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग इंस्ट्रक्टर का पेपर लिया था हरियाणा स्टाफ सेक्शन ने। और इसी पेपर को आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं और ये इस सीरीज़ का 12वां पार्ट है। इस सीरीज़ में हम 100 पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो देर न करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनमें से क्या जल का पर्यायवाची नहीं है? जल का पर्यायवाची नहीं है, क्या बताना है? नहीं है। पानी, नीर और वारी जल के पर्यायवाची होते हैं, जबकि मंदाकिनी जल का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं होता। बात करेंगे मंदाकिनी किसका पर्यायवाची होता है। मंदाकिनी के पर्याय बात करेंगे। मंदाकिनी के पर्याय मेन आपको बताना चाहूंगा। अलकनंदा, अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, भागीरथी, गंगा, और जो मेन पूछा जाता है वो है आपका धुरोनंदा। याद करेंगे धुरोनंदा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। धुरोनंदा, धुरोनंदा, नंदा, धुरोनंदा। और सुरसरी, सुरसरी। इसके बाद एक और है जो आपसे मेन पूछा था, देवपगा और विष्णुपदी, सूरधनी, सूर नदी। और एक और है जो सवर्णपगा आपसे पूछा जाता है, ध्यान देंगे। सवर्णपगा सबसे ज्यादा पूछा जाया करता है। सवर्णपगा नोट करेंगे। अब देखो एक बात आपसे एक आपकी 10 सेकंड लेना चाहूंगा। बिल्कुल बच्चे क्या करते हैं कि जल का पर्यायवाची नहीं है, मंदाकिनी नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो ये गलती आप न करें। मैं अपने डियर स्टूडेंट से बात बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ें उसके ऑप्शंस को बिल्कुल बारीकी से समझें, क्योंकि आपको एग्जाम में बारीकियों से खेलना है ऑप्शन के साथ में, और ऑप्शनों से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्वेश्चन देखेंगे सेकंड, विलोम शब्द चुनिए। क्या करिए? विलोम शब्द चुनिए। किसका? परिश्रम का विलोम शब्द चुनिए। तो परिश्रम का विलोम क्या होगा? परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। अच्छा, आपसे क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में भी पूछने की कोशिश करूंगा, आप उसका कमेंट में रिप्लाई करना है। और ये परिश्रम आपसे बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था और बड़े बड़े धुरंधर इस क्वेश्चन पे चकमा खा के आए थे, तो उस क्वेश्चन के बारे में भी बाद में बात करेंगे। परिश्रम और परिश्रमी के बारे में बात करेंगे। अभी बात करें परिश्रम। परिश्रम का विलोम क्या है? आलस्य। और परिश्रम का समानार्थक क्या है, ये आपको कमेंट करना है। टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टांग अड़ाना क्या होता है? टांग अड़ाना मतलब रुकावट डाल देना, विघ्न डाल देना। पाठशाला, पाठशालाएं शब्द का सही एक वचन बताइए। पाठशालाएं, पाठशालाएं शब्द का सही एक वचन बताएं। पाठशालाएं का क्या होगा? पाठशाला होगा, पाठशाला होगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी होंगे, तो वीडियो को बारीकी से समझे। जल्दी जल्दी कराऊंगा, देर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। रेखांकित शब्द का सही बहुवचन चुनिए। तो यहाँ पे रेखांकित किया गया क्या? सैनिक को यहाँ पे रेखांकित किया गया है। इसको क्या करना? वो एक वचन में बदल देना है। सैनिक ने मार्च पोस्ट किया। सैनिक ने मार्च पोस्ट किया। सैनिक का क्या बनाना है? बहुवचन। तो क्या हुआ? सैनिकों ने मार्च पोस्ट किया। सैनिकों ने मार्च पोस्ट किया। अब बात करेंगे यहाँ पे सिनोनियम बताना है डिसअपियर का। थोड़ा जूम करना चाहूंगा। सिनोनियम का क्या बताना है आपको? डिसअपियर का सिनोनियम बताना है। डिसअपियर क्या होता है? अपियर का विलोम होता है डिसअपियर। अपियर का मतलब उभर आना। अपियर का मतलब क्या होता है? उभर आना। डिसअपियर का मतलब धुंधला जाना, यानी कि गायब हो जाना, यानी कि दिखाई न देना। अब ये डिसअपियर क्या होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कोई चीज हमारे सामने विजिबल है, कोई चीज हमारे सामने क्या है? विजिबल है, और वो फिर धीरे 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 करके क्या हो जाती है? दिखाई देना बंद हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसअपियर हो जाना। बात समझ रहे हो ना? तो यहां पर आपको बताना क्या है? डिसअपियर का सिनोनियम बताना है। तो डिसअपियर के मेन सिनोनियम आपसे बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। एग्जामिनर ने जो आपसे बार बार पूछे हैं, हरियाणा स्टाफ सेशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लिया करता हूं। तो यहाँ भी मैं आपको 2-3 इसके डिसअपियर के सिनोनिम बताना बिल्कुल चाहूंगा। आप चाहोगे तो नोट कर सकते हो। DEPART डिपार्ट, DEPART डिपार्ट। एक होता फेड, FAT। फेड का मतलब हल्का हो जाना, धुंधला हो जाना। क्या हो जाना? धुंधला हो जाना। रिटायर, RETIRE, रिटायर हो जाना, मतलब ये भी एक ही चीज है। गो का मतलब चले जाना, इसी का ये भी एक सिनोनिम हुआ करता है। एक होता है वेन। वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ हो जाना।
एक आता है आपका इस्केप, ESCAPE, इस्केप। और एक आता है आपका मेल्ट, MELT। आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिखाया गया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको फेड दिखाया गया है, जो कि इसका सही आंसर होगा। डिसअपियर का यहाँ पे आंसर क्या होगा, फेड होगा। और आपसे एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा बिल्कुल, कि ये जो बिगिन है, इंक्रीज है, रिमेन है, इनके आप सिनोनियम और अंटोनियम बिल्कुल याद करके रखें, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं के साथ, ऑप्शनों के साथ ही पेपर में खेला करता है। अगर आपने 50 पेपर भी पुराने पढ़े होंगे तो आपको गेम एग्जामिनर का आराम से समझ में आ जाएगा कि आखिर पेपर पास करने का उपाय क्या है, तरीका क्या है। यहाँ पे कोई टूने टोटके नहीं चलते मेरे भाइयों मेरी बहनों। यहाँ पर मैं सभी अपने डियर स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि पेपर में टूने टोटके नहीं चलते, दुआएं बदुआएं नहीं चलती। यहाँ पे गेम चलता है ऑप्शन की ट्रिक के साथ खेलने का। बात ज़्यादा करना नहीं चाहूँगा, ऑप्शन पे सीधा आना चाहूँगा। अंटोनियम का आपको बताना है क्या, सडन का अंटोनियम बताइए। सडन का मतलब होता है अचानक से, सडन का मतलब क्या होता है, अचानक से। और बताना क्या है इसका, अंटोनियम बताना है। क्या बताना है, उल्टा बताना है। तो सडन का अंटोनियम बताना चाहेंगे। पहले तो आपसे ये भी पूछा गया कि ये सडन है क्या। सडन होता है अचानक। सडन क्या होता है, अचानक होता है। और ये पूछा गया है ये क्या, ये एक एडजेक्टिव है। क्या ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। थोड़ा जूम करके आपको बताना चाहूँगा। इसके जो आपके पेपर में जो इम्पोर्टेंट हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और अच्छे बच्चों को तो नोट कर ही लेना चाहिए। एंटीसेप्टिड, ANTICIPATED, एंटीसेप्टिड। और एक होता है फोर्सिन। क्या होता है, फोर्सिन, FORESEEN, फोर्सिन। और एक आता आपका एक्सपेक्टेड, EXPECTED, एक्सपेक्टेड। और एक आपका मेन जो आता है आपका, मैंने देखा गौर करके, तो वो आता है आपका बिट बाय बिट। क्या आता है, बिट बाय बिट। क्या आता है, बिट बाय बिट। ये क्या है, ये इसके अंटोनिम है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप, क्योंकि सडन का मतलब होता है अचानक से। सडन का मतलब क्या होता है, अचानक से। और स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करके, यानी कि स्टेप टू स्टेप। इसको आप स्टेप वाइज भी बोल सकते हो, STEPWISE। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और एक जो मेन है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, GRADUAL, ग्रेजुअल। क्या, GRADUAL, ग्रेजुअल। तो ऑप्शन पे ले जाना चाहूँगा आपको वापस से। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बोला भी कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेजुअली दिया हुआ है। किसका, सडन का। सडन का मतलब अचानक, और ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करके, यानी कि स्लोली स्लोली। आइडेंटिफाई करना मीनिंग किसका, ईडियम बताना आपको, टू बी ए पीस ऑफ केक। देखते हैं अब जिस बच्चों ने मेरे साथ काफी लंबे समय से तैयारी करी है, तो आप देख पा रहे हो कि कितने बार इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। टू बी ए पीस ऑफ केक, टू बी ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या है, इसका मतलब है समथिंग दैट इज वेरी इजी, समथिंग दैट इज वेरी इजी, कोई काम जो बड़ा ही आसान होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट याद रखेंगे, इन चीज़ों को डैट याद रखना होता है, इनके आप रट्टे मार सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको रट्टे मार लेना चाहिए, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे आपको डार्क करके दिखाया गया है। तो देखते हैं क्या बोला है कि ही स्टील्स मनी फ्रॉम द बैंक, उसने बैंक से क्या करता है, पैसे चुरा लेता है। व्हेन द पुलिसमैन कोर्ट, जब पुलिस वाला उसको क्या करता है, कोर्ट करता है, सेकंड फॉर्म है, ध्यान देंगे। जब पुलिस वाला उसको पकड़ता है, जब पुलिस वाला उसको क्या करता है, पकड़ता है, तो क्या करता है, किसके लिए पकड़ता है, हिम इन हिज एक्ट, जब वो चोरी के लिए, एक्ट का मतलब काम, काम क्या करा उसने, चोरी का काम करा। क्या काम करा, चोरी का काम। जब वह चोरी का काम कर रहा था, तो पुलिस वाले ने क्या कर लिया उसको। देखो अब समझने वाली बात क्या है, बात करेंगे सीधी। पुलिस वाला उसको तुरंत रंगे हाथों पकड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, वह चोरी कर रहा है, कर रहा है या कर रहा था।
चोरी करते वक्त उसको पकड़ा गया है, क्योंकि पुलिस वाला कब पकड़ सकता है, या तो चोरी करने के बाद या चोरी करते करते, पहले तो पकड़ने से रहा। तो ही स्टील, अब स्टील क्या है, ही वाज स्टीलिंग आएगा, क्या आएगा, वाज स्टीलिंग, वाज स्टीलिंग, जब वह चोरी कर रहा था, जब वह चोरी कर रहा था, व्हेन ही वाज स्टीलिंग मनी फ्रॉम बैंक, जब वह बैंक से चोरी कर रहा था, द पुलिसमैन कोट हिम इन द एक्ट, उस पुलिस वाले ने क्या करा, उसको इस काम के बारे में पकड़ लिया। क्वेश्चन है कंप्लीट करना वर्ब, यहाँ पे आपको क्या करना है, गिवन आपको है ब्रैकेट के अंदर वर्ब, इसको क्या करना है, फिल कर देना है, इजी है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं कब, व्हेन यू एंटर्ड, जब आपने प्रवेश करा, जब आपने प्रवेश किया, जब आपने प्रवेश किया, यानी कि जब आप आए, जब आप आए, व्हेन यू एंटर्ड, जब आप आए, जब आप आए, मैं क्या कर रहा था, फुटबॉल के साथ खेल रहा था, क्या कर रहा था, खेल रहा था, खेल रहा था। आंसर क्या होगा, वाज प्लेइंग, आंसर क्या होगा, वाज प्लेइंग। इसके बाद लेंगे क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, क्वेश्चन 11 है जनरल नॉलेज का, एक क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र हर्षचरित किसने लिखा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी बात भी करना चाहेंगे। हर्षवर्धन का जीवन चरित्र हर्षचरित्र किसने लिखा, हरिश्चरित्र किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूंगा और बात भी आपसे थोड़ी सी इसके साथ शेयर करना चाहूंगा। और यहाँ से मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपने देखा कि वो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं और 1-2 बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लूंगा कि बाणभट्ट के पिता का नाम बताइए, बाणभट्ट के पिता का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बाणभट्ट किस वंश से संबंध रखते थे। पूछे गए क्वेश्चन हैं, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी ताकत रखते हैं। तो आर्टिकल पे वापस आऊंगा कि ये जो बाणभट्ट हुआ करते हैं हमारे, बाणभट्ट, बात को ध्यान से समझना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। बाणभट्ट हमारी 7वीं शताब्दी में हुआ करते, 7th सेंचुरी में बाणभट्ट हुआ करते, पहली बात। तो दूसरी बात ये आपके गद्य है, ध्यान देंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गद्य और पद्य दोनों में ही ये लेखक थे, यानी कि ये कवि और लेखक दोनों थे। इनका जन्म कन्नौज में हुआ, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनका जन्म हुआ कन्नौज में, कहाँ पर हुआ, कन्नौज में हुआ। और इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे थे और इसी के बारे में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा जो कि पेपर में भी आने की ताकत रखता है। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं जिसके बारे में बात करी हमने, एक तो हरिश्चरितम और दूसरा कादम्बरी, दूसरा क्या है, कादम्बरी। अब मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, जबरदस्त आपसे पूछूंगा और बहुत सारे बच्चे देखना कि आपको ये क्वेश्चन आपको आ पा रहा है। बात करेंगे कादम्बरी की, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या फॉर्मेट होता है कि दुनिया का, ध्यान देंगे, दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे पहला उपन्यास, दुनिया का सबसे पहला उपन्यास कौन सा था, दुनिया का सबसे पहला उपन्यास कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला उपन्यास कौन सा था, दुनिया का सबसे पहला उपन्यास था कादम्बरी। दुनिया का पहला उपन्यास कौन सा था, कादम्बरी। और कादम्बरी के बारे में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, कादम्बरी के रचयिता कौन है, बाणभट्ट हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कादम्बरी के रचयिता कौन है, बाणभट्ट हैं, कौन है, बाणभट्ट हैं, कौन है। लेकिन बाणभट्ट ने कादम्बरी को, बात को समझना, कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखना शुरू किया था और वो सवरक सिधार गए थे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कादम्बरी को किस लेखक ने पूरा किया, कादम्बरी को किस लेखक ने पूरा किया। क्या इस क्वेश्चन के बारे में आप पहले से जानते हो कि किस लेखक ने कादम्बरी को पूरा किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब जो हमारे बाणभट्ट हुआ करते, इनके पुत्र हुआ करते कौन, इनके पुत्र का नाम बताइए क्या है, इनके पुत्र का नाम बताइए फटाफट, क्या है, कमेंट करते रहा करो। इनके पुत्र का नाम क्या है, भूषण भट्ट, क्या नाम है, भूषण भट्ट, क्या है, भूषण भट्ट, भूषण भट्ट। और यहीं से क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा कि ये बाणभट्ट किस वंश से संबंध रखते थे, तो ये भट्ट राव वंश से संबंध रखते थे, भट्ट राव, बाणभट्ट राव। पूरा आपसे पूछा जाएगा कि बाणभट्ट का पूरा नाम बताओ, बाणभट्ट राव इनका पूरा नाम था, बाणभट्ट राव, बोल बोल के बताया करो, बाणभट्ट राव। इनके पुत्र का नाम भूषण भट्ट राव। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कादम्बरी की रचना पूरी की थी, क्या करी थी, कादम्बरी की रचना पूरी की थी।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, वो भी अभी मैं शेयर कर लूँगा कि बाणभट्ट के समकालीन कवि बताइए। तो एक तो आपको बताना धनपाल, और दूसरा आपको बताना त्रिलोचन। ये इंपॉर्टेंट हैं, त्रिलोचन। अच्छा, अब क्या नाम है, धनपाल की एक फेमस रचना है, वो भी आपको याद रखनी है, तिलक मंजरी। तिलक तिलक मंजरी, तिलक मंजरी, तिलक मंजरी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती है। पेपर को पढ़ने का एक तरीका होता है, आप इस बात को मान के चलो कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे, बाद में मत बोलना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं आया। बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था, चलो ये मैं बता देता हूँ। बाणभट्ट के पिता का नाम था चित्तरभानु भट्ट, चित्तरभानु भट्ट। आपसे क्वेश्चन और पूछूंगा। अच्छा, अब वापस लेके आऊंगा आपको क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा था, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र, हर्षचरित किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2020 को भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो ये मैं आपको बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो आपकी ये कैबिनेट वगैरह होती हैं, इनको आप पेपर के टाइम में पढ़ के जाओ। गारो खासी पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं। गारो खासी पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है। गारो खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। गारो खासी और जयंतियाँ, गारो खासी और जयंतियाँ। आपको बताना कि जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये है आपके लिए क्वेश्चन। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। भारतीय संविधान इसके नागरिकों को कितने मूलभूत अधिकार देता है। भारतीय संविधान इसके नागरिकों को 6 मूलभूत अधिकार देता है। कितने। भारतीय संविधान इसके नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तैमूर ने हरियाणा पर कौन से काल में हमला बोला था। तैमूर के ऊपर खूब सारे क्वेश्चन हैं, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। हरियाणा जीके की वीडियो में मैं ये सब चीज़ आपको पढ़ाना चाहूँगा बिल्कुल। तैमूर ने हरियाणा पर कौन से काल में, तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के कौन से शहर में किला बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के कौन से शहर में किला बनाया था, तो हिसार में किला बनाया था 1354 में। इसके ऊपर भी 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा यूथ वेलफेयर एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के निदेशक कौन है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जब ये पेपर आपका नज़दीक आएगा, जब आपके रोल नंबर आ जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप लिख लो। जब तक आगे लिख लिया करो कि स्टार लगा करके, ऐसे स्टार लगा के लिख लिया करो कि इसको क्या करना है, अपडेट करना है, और अपडेट करके इसको पेपर में जाना है। क्योंकि जब तक आपके, हो सकता है कि 12 बार जब तक आपके पेपर आए, 5 बार ये बदल चुके हों। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में किसने कांस्य पदक जीता। तो जब आपकी रेसलिंग आगे आएगी तो आपको वो ही पढ़ के जाना है, क्योंकि ये पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे आपके। 2019 के क्वेश्चन आपके जो हो चुके हैं गेम, 2020 के गेम आपके जो पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, तो आपको वही पढ़ के जाने हैं। 19 के आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ओलंपिक जैसे बड़े जो इवेंट होते हैं वही आपसे पूछे जाया करते हैं। कौन सा बांध या बैरेज हरियाणा के घग्गर नदी पर बना हुआ है। तो O2 बैरेज है। कौन सा बैरेज है, O2 बैरेज है। ये कहां पर है, घग्गर नदी पर बना हुआ है, और ये सिरसा के अंदर है, इंपोर्टेंट भी है। क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। अरुणा नदी को यह भी कहा जाता है, अरुणा नदी को मार्कंड नदी भी कहा जाता है। अरुणा नदी को क्या कहते हैं, अरुणा नदी को मार्कंड नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्कंड नदी भी कहते हैं। तो ये ऊपर एक क्वेश्चन था। करनाल जिले के किस आदमी ने किसान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री पुरस्कार दिया। तो पद्मश्री जब मिलेंगे 2020 के लिए, तो आपको अपडेट करके वही जाने हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। जनवरी 2020 को हरियाणा के पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है। अब ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, आप समझ गए कि बोलने की मेरे को जरूरत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में पहला हिंदी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। अब इस क्वेश्चन पे मैं आपको थोड़ी सी आपसे 10 सेकंड लेना चाहूँगा। मेरे पास एक बुकलेट है, मेरे पास एक बुकलेट है, वो आपको फ्री मिलेगी, वो आपको मिलेगी फ्री।
उस बुकलेट से मैंने देखा कि वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की बुकलेट है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की बुकलेट है। इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो मैक्सिमम उसी बुकलेट से मैंने देखे कि आते हैं वहाँ से क्वेश्चन। तो आप उस बुकलेट से पढ़े ना, आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलने वाला हो जाएगा। जयलाल जैन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप मेरे को रिमाइंड करा देना, तो मैं आपको वो बुकलेट दे दूंगा। बाबू कन्हैयालाल जी ने इनमें से कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए? तो जाट समाचार पत्र को प्रकाशित किया किसने? बाबू कन्हैयालाल जी ने। हरियाणवी भाषा को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणवी भाषा को बांगरू भाषा के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन हरियाणा के धार्मिक स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया या सुनाई गई थी? तो ज्योतिसर सरोवर पे सुनाई गई थी। जिन क्वेश्चनों के बारे में सभी बच्चे जानते हैं उनके ऊपर मैं समय व्यर्थ करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इनके ऊपर भी समय लगाना चाहूँगा। हरियाणा राज्य कौन से साल में बना था? हरियाणा राज्य 1966 के 1 नवंबर को बना था। किस महीने में सूरजकुंड शिल्प मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला ये आयोजित किया जाता है? इसका आयोजन फरवरी के महीने में किया जाता है। कौन सी कंपनी का बड़ा पूर्ति केंद्र हरियाणा के सोनीपत जिले में है? ये क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अमेजोन का आपका जो पूर्ति केंद्र है, पूर्ति केंद्र का मतलब डिलीवरी ऑफिस, जहाँ पर आपका स्टॉक रहता है, जहाँ पर क्या रहता है? स्टॉक रहता है और ऑर्डर आते ही उसकी डिलीवरी की जाती है। तो अमेजोन का कहाँ पर है? अमेजोन का ऑफिस आपका सोनीपत में है। हरियाणा में कितने प्रशासनिक जिले हैं? हरियाणा में 22 प्रशासनिक जिले हैं। प्रशासनिक क्या होता है? मतलब जिले को ही प्रशासनिक बोला जाता है। हरियाणा के कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं? हरियाणा में कितने? हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, 2 तो नेशनल पार्क हैं और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। यानी कि हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान और 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। इनके ऊपर ये देखो, ये तो बेसिक क्वेश्चन आपका, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा अपने सभी डियर स्टूडेंट्स को कि वन्यजीव अभयारण्य 8 और राष्ट्रीय उद्यान 2, इनके बारे में जितनी ज़्यादा आप जानकारी हासिल कर सको, चाहे आपको यूट्यूब से हासिल करनी पड़े किसी चैनल से, चाहे आपको जा करके गूगल पे सर्च करना पड़ो, चाहे आपको किसी बुक से, जैसे भी आप इनके ऊपर मैक्सिमम नॉलेज इकट्ठी करो, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है और एग्जामिनर मूड भी होगा तो यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको वहाँ पर उलझा भी सकते हैं। हरियाणा के पहले सांगी कौन थे? तो हरियाणा के पहले सांगी कौन थे? किशन लाल भट्ट को हरियाणा के पहले सांगी के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। हरियाणा के कौन से पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिए जाते हैं? हरियाणा के कौन से पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिए जाते हैं? भीम पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। उत्कृष्ट क्या है? मतलब यूनिक प्लेयर। क्वेश्चन लेंगे 36, 37। सिस्टम कॉल में निष्पादित होते हैं, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। सिस्टम कॉल किस में निष्पादित होते हैं? सिस्टम कॉल किस में निष्पादित होते हैं? सिस्टम कॉल निष्पादित होते किस में? कर्नेल मोड में। किस में? कर्नेल मोड में। कर्नेल मोड में क्या होता है? सिस्टम कॉल निष्पादित होते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज कंप्यूटर था? प्रोग्रामेबल क्या था? प्रोग्रामेबल यानी कि चलाने योग्य जनरल पर्पज के लिए कंप्यूटर था। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ये क्या था? ये पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज के लिए कंप्यूटर था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? क्या है? नहीं है। तो ये आप देख लीजिए, याद रखेंगे सर्च इंजन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे यूनिक्स दिया हुआ है, ये सर्च इंजन बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। तो ये आपको बताना है, असंगत बताइए। रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, असंगत बताएं। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे आपके क्या हैं? सारे के सारे आपके 2 से भाग होने वाले हैं, 2 से भाग नहीं होने वाले हैं, जबकि ये आपका क्या 2 से भाग हो रहा है। तो यही इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, इजी क्वेश्चन है। तो ये देखो,
AZBYCXDW आ गई ना अल्फ़ाबेट सीरीज याद। तो यानी कि AB आप जाओगे YZ तक, तो फिर आप शुरू करोगे AB, तो ये देखो AZBYYZ। तो ये आपका दिया हुआ है क्या, शुरू का पेयर आखिर वाले के साथ में। तो AZBYCXDW, तो EV होता है, FUGTHS होता है। तो अगर आपको सीरीज याद नहीं है तो याद कर लो, अगर आपको नहीं पता बिल्कुल भी तो आप कमेंट करें। तो इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता जाता है, तो इसके ऊपर आपको मुश्किल भी क्वेश्चन तैयार होते हैं। आपको एक वीडियो बना करके मैं देना चाहूँगा इसके ऊपर, थोड़ा सा मैं एक बार पेपर निपटा दूँ फटाफट। तो आंसर आपने देख लिया होगा, इसके लिए आंसर क्या होगा, ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो मैं थोड़ा जूम कर लूँ, तो ये सीरीज़ आपको पूरी करनी है। ये लो मैंने सीरीज़ को जूम कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज़ को, यहाँ पे 10 और 11 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। अब मेरे को क्या चाहिए, बीच में 2 डिफरेंस और चाहिए, ध्यान से समझेंगे। एक डिफरेंस यहाँ चाहिए, एक डिफरेंस यहाँ चाहिए, 2 डिफरेंस चाहिए। तो देखेंगे कि ये आपकी पहले तो 2 से भाग होने वाले नहीं है, ये विषम संख्या है। 3 5 मैं देखूँ 7 9 11, तो बात बन रही है ना। तो एक बार मैं यहाँ पे करके देखूँ, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 11 41। तो देखूँ 21 है क्या, तो बिल्कुल है। तो आ गया समझ में। क्वेश्चन देखेंगे आगे 43 कि MERUT कोडिट किया गया है NSSUV, तो DELHI को कैसे कोड करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा माथापच्ची मत किया करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे E दिखाया है, यहाँ भी E दिखाया है। देखो E दिखाया ना, तो E के लिए क्या करा इसने, F दिखाया। अब देखो कहीं सेकंड नंबर पे F है क्या, तो सेकंड नंबर पे F नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है। मार्क करो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। बस चीज़ों को बस थोड़ा टाइम दिया करो सोचने के लिए, क्योंकि रीजनिंग का मतलब सोचना है, मैथ का मतलब भी सोचना ही है। तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करना है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। तो ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ। ये देख लिए क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया, अब आपको सेशन में आ जाएगा। अब देखो ये आपका मन मन में क्वेश्चन करने का है कि ये यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ये 7 का आपका 7 की टेबल में 28 आता है, काट भी सकते हैं। और ये 343 है, आपको पता है 7 का क्यूब क्या होता है, 7 उस्ते 49, 49 आते 343। देखो अब ये यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, 350 करोगे तो मुश्किल में फंस जाओ, क्योंकि 28 से भाग दिया हुआ, भाग होगा नहीं। तो करेंगे क्या, वर्गमूल 7 को यहाँ से एक बार कॉमन उठा लेंगे। उठा लिया कॉमन, कॉमन उठाने के बाद ये अंदर क्या बच गया, ये आपका बच गया 49, वर्गमूल 49 बच गया। अब ये यहाँ से 7 बाहर आ चुका है, तो बच गया क्या, प्लस का 1 बच गया, क्योंकि बाहर ले लिया ना हमने 7 को। चलो अब ये बाहर आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे आपका वर्गमूल 28 है, नीचे क्या है, भाग में दिया हुआ है वर्गमूल 28। अब काट लो, 7 चौका 28, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7, 7 और 1 कितना हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 4, आंसर आ गया। देखो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गमूल 343 दिया हुआ है, प्लस के वर्गमूल 7 दिया हुआ है, भाग करना किससे, वर्गमूल 28 से। ठीक है, अब देखो अब इसका कोई जुगाड़ नहीं है, आपको क्या करना है, इस बाहर लेना है ना, इस 7 को क्या करना, बाहर कर लेना है इसको। बेसिक तरीके से ही करना फायदा होता है इस क्वेश्चन को। तो जब इसको कॉमन लिया हमने, तो ये 7 उस्ते 49 और 7 उस्ते 49 आते 343, यानी कि 72 क्या बच गया, 72 बच गया आपका 49। और ये वर्गमूल 7 बार आ गया, तो क्या बच गया, इसकी जगह 1 बच गया। अब ये वर्गमूल 28 हमने नीचे रख लिया है। अब इसको काटेंगे तो कितना बच गया, ये 4 से कट गया, 7 चौका 28, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 49 का वर्गमूल हो गया 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। अब 8 को 2 से भाग कराना है, कितना आ गया 4 आ गया। इजी क्वेश्चन है, बस इसमें कॉमन वाला ही थोड़ा सा सिरदर्द था। मेंटली कर सकते क्वेश्चन को कि ये 7 बाहर जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 49 बचेगा, 49 का वर्गमूल 7 और 1 कितना 8, तो ये आपका सामने से आ गया। अब ये 7 बाहर चला गया, तो 7 चौका 28, 28 का वर्गमूल 7 चौका 28, 4 का वर्गमूल 2। तो मेंटली आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में कैसे करते हैं, 7 चौका 28, 28 का 4 पे 2,
और ये 49, 49 का 49 7 और 7 और 1 8 आ गया कट के 4। वीडियो बनाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी तो ऐसे ही देखो। देख 1 मिनट ये वाला क्वेश्चन आप करके देखो एक बार, वीडियो पॉज करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो बात समझेंगे मेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चकमा देने में माहिर होते हैं। एक बार स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी बताना चाहूंगा। देखिए, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 1/3 मूल्य से 4 गुना अधिक हो तो किसी दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। एक बार फिर पढ़ेंगे। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 1/3 मूल्य से 4 गुना अधिक हो तो किसी दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। जब तक स्टेटमेंट भेजे में नहीं जाएगी आंसर निकालना भूल जाओ। पहले स्टेटमेंट को भेजे में घुसाना सीखो, फिर आंसर सामने ही दिखाई दिया करते हैं। इजी होता है मैथ सबसे। आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई है तो मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको। ये लो, इतने से ही काम चल जाएगा बस। ये लो, ये लो। अब देखो मेरे साथ साथ इस स्टेटमेंट को समझेंगे। अब देखो, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के, कोमा लगाएंगे, यहां कोमा लगाएंगे, क्रय मूल्य के 1/3। क्रय मूल्य, बात को समझना, पेपर में आएगी, काम की बात है। 1000 क्वेश्चन सोल्व होते हैं इस तरीके से। क्रय मूल्य के 1/3 ये लिख दिया मैंने, 1/3। बात किसकी, इसको भूल जाओ अभी, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। क्रय मूल्य के 1/3 किसके, क्रय मूल्य के, किसके, क्रय मूल्य के, यानी कि ये है क्रय मूल्य। ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। जिसकी बात करेगा वो ये नीचे है, ये है नीचे, जिसकी बात कर रहा है वो क्या है, वो ये है। तो क्रय मूल्य के 1/3 मूल्य से, 1/3 मूल्य से, अब इसको भूल जाओ, ये हमने लिख लिया कि क्रय मूल्य, इसको भूल जाओ कि क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य से 4 गुना, क्रय मूल्य से 4 गुना, यानी कि ये वाला क्या है, ये वाला क्रय मूल्य से 4 गुना है। ये अभी आ जाओ वापस से स्टेटमेंट के ऊपर। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के यानी कि 1/3, सिर दर्द हो गया क्या भाई। क्रय मूल्य के यानी कि ये वाला, ये वाला विक्रय मूल्य है। ये वाला क्या है, ये विक्रय मूल्य है और ये वाला क्रय मूल्य है। स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य क्या है, ये 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना। लाभ बताइए। अब देखो 3 का सामान कितने बिक गया, 4 में बिक गया, तो 1 रुपये का फायदा होगा किसके ऊपर, 3 के ऊपर, यानी कि 33.33 आ गया। अब देखो शेरदर्द जी इसको हो रहा, दोबारा देखो। कई बार क्या होता है, जोर लगाना पड़ता है बात को समझाने के लिए। क्रय मूल्य के यानी कि इस क्रय मूल्य के, ये वाला क्रय मूल्य है, 4 गुना अधिक हो। कितने गुना अधिक हो, 4 गुना अधिक हो। अब इसको काट के आगे पढ़ो, विक्रय मूल्य 4 गुना अधिक हो, विक्रय मूल्य 4 गुना अधिक हो, यानी कि ये वाला जो है विक्रय मूल्य, ये क्या हो, 4 गुना अधिक हो। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो अब आपके पास क्रय मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य ये रहा। तो 3 रुपये का सामान 4 में बिका, फायदा कितने का हुआ, 1 का। किसके ऊपर, 3 के ऊपर। 1/3 क्या होता है, 33.33 होता है। मेरे ख्याल से समझ में बात आ गई होगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, 250 के 50% का, 20% का 10% निकाल लो। तो निकाल दो। ये तो मैंने परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, ठीक है। और ये 50% 1/2 होता है और ये 1/5 होता है, तो 5 दूनी 10 और ये लगा दी बिंदी। आंसर क्या है, 2.5। क्यों, देखो ध्यान से देखो, 250 है, इसका 50% कितना हो गया, 1/2। 20% कितना हो गया, 1/5। और 10% कितना हो गया, 1/10। अब इससे तो ये मैंने ये काट दी, और 2 5 10। अब 25 को 10 से भाग करेंगे तो ये लग जाएगा बिंदी यहाँ पे। तो ऐसे करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप सोचते हो ये इजी क्वेश्चन है सर, इसको मैं ऐसे लिख करके कर लूँगा आराम से। भाई कर तो लेगा, लेकिन भाई इतना लिखने में टाइम, देखो 200 ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, फिर ये बिंदी काटी, फिर ये गुना करके यहाँ काटा, कितना टाइम लगा। यही पेपर पास करने में काम आता, पेपर आपको निकालना। तो 1 सेकंड की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। 1 सेकंड की वैल्यू क्या है, भूखे, जो आदमी भूखा है 10 दिन से, उसको अगर सूखी रोटी 1 मिल जाए तो उसके लिए रामबाण काम करेगी वो। समझ रहे हो ना बात को। तो 1 1 नंबर की वही वैल्यू है। तो ये परसेंटेज आप काटनी सीखो। तो ये 1/2 और 1/5 कितने, 1/10 हो गया, और ये लगी बिंदी, चल गया काम। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन देखेंगे आगे।
ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के 50,000 तरीके हैं। तो सबसे पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से खेला करो। ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, तो ए अनुपात बी क्या है, ए अनुपात बी 6:5 है। देखो कहीं 6:5 नजर आ रहा है, तो इसमें 6:5 बिल्कुल नहीं बनेगा, इसमें 6:5 बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि काटेंगे तो 12×72, ये आगे कटेगा नहीं। तो इसको काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा, ये कितने पे नहीं कटेगा, ठीक है, बनेगा ही नहीं। तो ये तो इसमें दिखाई दे रहा है 12×72, 12×5=60। अब ये वाला काम पीछे करके देखो, तो बी अनुपात, अब पीछे करने की जरूरत है क्योंकि पहले सारे कट चुके हैं, 2 ऑप्शन बचते तो आप पीछे भी करते। तो आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ। एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को करने का, जो कि काम कर लेता, कई बार नहीं काम तो करता, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं देखो तरीका, तो वैसे तो तरीका बेसिक है ये। ए अनुपात बी 6:5 दिया है, बी अनुपात सी 12:19 दिया है ना। तो अब देखो ये यहाँ पे बी, ये बी और सी है ना, तो ये देखो बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है। तो दो एक चीज़ की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो एक चीज़ की वैल्यू हमेशा एक ही हो सकती है। तो इसको 12 से, इसको 5 से करो, इसको किसे 12 से कर लो, इसको 5 से कर लो। तो इसको 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12×6=72, 12×6=72। अब देखो शुरू में कहीं 72 है, तो एक जगह 72 नजर आ रहा है, बाकी आपको 72 नजर आ रहा हो तो आगे बढ़ जाओ। तो ये हो गया 12×6=72 और ये 12×5=60। अब देखो सेकंड नंबर पे कहीं 60 है, तो सेकंड नंबर पे 60 है। अब और कहीं 60 नहीं है, तो अब आगे बढ़ जाओ, छोड़िए क्वेश्चन। फिर भी अगर करना है तो आप आगे कर लो। अब ये क्या है, अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 5 से करना है, तो 19×5=95। अब आगे 95 देख लो और आगे बढ़ जाओ। तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो अब आपको मुसीबत पेपर में आ सकती है। पेपर में पूरा क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं किया जाता, पेपर में ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन पे एक नज़र रखते। आपने कौवा देखा है, आपने कौवा देखा है, कौवा सबने देखा है। कौवा क्या करता है, आँख को इधर उधर दौड़ाता है, बिल्कुल ध्यान रखता है वो सब चीज़ों के ऊपर, और तब वो अपने टारगेट को पकड़ता है। समझ रहे हो ना बात को। तो आपको ऑप्शन पे पूरी नज़र रखनी होती है। तो ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि ज्ञान का पहले भंडार सब भरा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियम डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक विद्युत, यानी कि विद्युत पोटेंशियल का डिफरेंस यूनिट क्या है, तो वोल्ट होता है। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका मानव शरीर का पीएच क्या है, तो मानव शरीर की पीएच रेंज क्या है, 7 से 7.8 होती है। याद रखने वाला क्वेश्चन है ये। और इसके बाद क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी क्या है, तो एटीपी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आपको पहले आती होगी। तो 50 के बाद जो 90 तक क्वेश्चन हैं ये आपके पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं। वो अगर आपको इसी पोस्ट या इसी डिपार्टमेंट का पेपर देना है तो आप पढ़ सकते हो, अन्यथा आपके लिए कोई फायदा नहीं है, बेकार की चीज़ें हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।